देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया तो रिवीजन कीजिए। देखिए अक्सर इस टाइम पे बच्चे गलती करते हैं कि वो नए दोस्तों से मिलते हैं और उसे लगता है कि उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को यही गलती नहीं करनी है। देखिए जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ वो आप लोगों के लिए इनफ है, बस आपको आप रिवीजन करना है, यही आप लोगों के लिए सबसे बेनिफिट वाला रास्ता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 10 साइंस का टॉप क्वेश्चन। आप कम से कम वीडियो को 2 से 3 मिनट देखिए, 8 से 10 क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बिहार बोर्ड में सेम इसी तरह का पूछ दिया, या फिर दोस्तों इस पैटर्न पे तो आपको पूछेगा ही। और जो क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं आता उसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, या फिर वीडियो को पॉज करके दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? आपको यहाँ पर कह रहा है अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका निकट दृष्टि दोष। और वहीं पे अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो जाए तो दूर दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए निकट दृष्टि दोष। आप लोगों को कैसे याद रखना है कि अगर लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए, ठीक है, नेत्र लेंस आप लोग को ध्यान रखना है, नेत्र यानी कि आंख का लेंस है, ठीक है, नेत्र लेंस आई लेंस, अगर उसकी फोकस दूरी कम हो जाए तो निकट दृष्टि दोष होगा, वहीं पे अधिक हो जाए तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता? आप लोग बताइए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला है कि वो जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ध्यान से देखिएगा, अक्सर बच्चे जल्दी जल्दी में नहीं को ध्यान में नहीं रखते हैं, आपको नहीं को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका आई आर स्क्वायर। आई आर स्क्वायर जो है वो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, बाकी सभी करता है। वी स्क्वायर अपॉन आर यानी कि वी स्क्वायर बटे आर, वी आई स्क्वायर आर। आई क्या है? करंट है यहाँ पर, और वी क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है, और आर जो है रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस मतलब क्या है? रेसिस्टेंस मतलब आपका प्रतिरोध, और पोटेंशियल मतलब आपका विभव, और आई मतलब करंट जो कि विद्युत हम लोग जानते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है? आपको यहाँ पर कह रहा है कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, स्पीड होती है, लाइट की स्पीड, वो सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है, अधिक होती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा आपका अधिक होती है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे विरल माध्यम क्या, हवा ले लेते हैं, ठीक है, और वहीं पे सघन माध्यम क्या, पानी ले लेते हैं। अब आप लोग बताइए पानी में ज्यादा स्पीड की चाल होगी यानी कि प्रकाश की चाल होगी, या फिर हवा में? तो ऑब्वियसली बात है हवा में होगी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका थर्ड का राइट आंसर होगा बी, अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा अधिक होती है सघन माध्यम की अपेक्षा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? आप लोग बताइए मानव नेत्र में यानी कि मनुष्य के आंख में जहां पर आपका प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो क्या है? वो भाग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, दृष्टिपटल। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबी बन रही है बट आप लोगों को डिटेल में बताना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उस भाग को हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। ये आपका एनसीईआरटी का भाषा है, वैसे एक आंसर ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, दृष्टिपटल आप लोग को याद रखना है, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा वो आपका इसी तरह से पूछेगा कौन सा भाग है, तो एनसीईआरटी का ही आपको ऑप्शन देगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखिए यहाँ पर पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? आप लोग बताइए पुतली के जो साइज को नियंत्रित करता है यानी कि बढ़ाता है घटाता है वो करता है, तो वो गहरा पेशीय डायफ्राम जो है, वो गहरा पेशीय डायफ्राम उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका परितारिका, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जो साइज को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उस गहरा पेशीय डायफ्राम को हम लोग परितारिका कहते हैं। ठीक है, परितारिका यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? आप लोग बताइए चलचित्र जो होता है उसमें किसका उपयोग होता है? समंजन का, दृष्टि निर्बंध का, किसका होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। यहां पर ध्यान से देखिए, तो चलचित्र में दृष्टि निर्बंध का उपयोग होता है। किसका? दृष्टि निर्बंध, दृष्टि निर्बंध। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं, आप लोग बताइए धातुओं में जो धारावाहक होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। इसका राइट आंसर होगा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो धातुओं में धारावाहक यानी कि जो बिजली को, ठीक है, जो बिजली को वाहक करते हैं, यानी वाहक मतलब क्या, ढोते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो कौन करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसी के कारण जो है विद्युत जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। आप लोग यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को यानी कि चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य होगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है, और बिहार बोर्ड में देखिए अक्सर ये सब न्यूमेरिकल जो है बहुत कम पूछता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो न्यूमेरिकल के पीछे पड़ते हैं। ठीक है, आप लोग को अभी न्यूमेरिकल बनाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग को अगर आता हो तो ठीक है, अगर नहीं आता तो भी आप लोगों को बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दुगुनी कर दी गई है। इसलिए न्यूमेरिकल देखिए, मान लेते हैं आपका 80, मान लेते हैं कि 80 आपको क्वेश्चन पूछेगा तो 80 में ज्यादा से ज्यादा 15 आपका न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल, बाकी आपके पास बच गया 65। तो 65 क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर ही लेंगे। 65 में मात्र 40 आपको बनाना है, इसलिए आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, लेकिन अगर इस तरह का कभी कभी क्वेश्चन आ जाए तो इसका इजी आंसर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर
होगा आपका बी 24 जूल। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको गुना कर देना चार्ज से पोटेंशियल को, यानी कि विभव को, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत फ्यूज बचाता है। आप लोग बताइए विद्युत फ्यूज बचाता है, क्या इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी, लघु पतन में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से। तो विद्युत फ्यूज जो होता है, फ्यूज हम लोग जिसको बोलते हैं ना, फ्यूज लगाते हैं, तो लघु पतन में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से हम लोगों को बचाता है। कभी कभी अगर शॉर्ट लग जाए या फिर लघु पतन अधिक वोल्टेज आ जाए तो उसी समय हम लोगों को जो है विद्युत फ्यूज बचाता है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि विद्युत फ्यूज का 2 कार्य बताए, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो लिख सकते हैं लघु पतन में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से बचाता है, और एक लिख सकते हैं कि कभी कभी हम लोग अधिक वोल्टेज खींच लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक फ्यूज लगा हुआ है और उसी से हम लोग मोटर भी चला रहे हैं, फ्रिज भी चला रहे हैं, एसी भी चला रहे हैं, तो उस तरह से कभी ओवरलोड पड़ जाता है, जिस कारण विद्युत फ्यूज जो है उसी से हम लोगों को बचाता है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि इस तरह से आप जो है दे सकते हैं आंसर। ठीक है, और बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि वो सी लगा देंगे डायरेक्ट, वो डायरेक्ट क्या करेंगे, सी लगा देंगे। नहीं, आप लोगों को सही आंसर लगाना है। अभी ऐसा नहीं कि यहाँ दोनों है तो दोनों में लगा देते, शायद सही होगा, नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। आप लोग को जो आंसर आए वही आंसर लगाना। वीडियो लंबी बन रही है बट मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। आप लोग बताइए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ए, जनित्र। ठीक है, तो विद्युत धारा करने की युक्ति को हम लोग कहते हैं जनित्र। जिसको जो आंसर आता हो आप लोग कमेंट कीजिए, जरूर आंसर दीजिए उसका, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। फिर से देखिए यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि सी। ठीक है, सभी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, ये ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। लेकिन वहीं पे नाभिकीय ऊर्जा अगर आ जाए तो ये उदाहरण नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या पूछ रहा है कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो वो है नाभिकीय ऊर्जा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहां पर ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। आपको कह रहा है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत, यानी कि जिससे बिल्कुल कभी खत्म ही ना हो, अनंत, इन्फिनिटी, किसको कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, आप लोग जानते भी होंगे, सी, सूर्य। सूर्य से जो आने वाली प्रकाश है, जो लाइट है, जिससे हम लोग सोलर एनर्जी प्राप्त करते हैं या फिर जिस तरह का भी ऊर्जा उसे प्राप्त करते हैं, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है ये अनंत स्रोत इसे माना जाता है। ठीक है, सूर्य को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। आपको यहां पर सिंपली पूछ रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। धूप वाले दिन, गर्म दिन, बादलों वाले दिन, कब नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बादलों वाले दिन। तो जब भी ऐसे भी बात सही है ना कि गर्म जल हम लोग जब प्राप्त करेंगे तो उस समय तो बादलों वाले दिन नहीं होना चाहिए, बाकी तीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन बादलों वाले दिन नहीं होना चाहिए। उस दिन हम लोग सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको याद रखना, बादलों वाले दिन हम लोग नहीं कर सकते हैं उपयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं है। आपको सिंपल यहां पर रिएक्शन दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करता है। यह धुआं जो निकलता है इसमें क्या होता है, कौन सी गैस होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का जो धुआं उत्सर्जित होता है वो किसका होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन अवकारक है। आप लोग बताइए अवकारक कौन है निम्न में से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछता है। इसका राइट आंसर होगा ए, H2। H2 जो है वो अवकारक है। ठीक है, मैं जल्दी में सभी क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर सोडियम की संयोजकता क्या है। आप लोग बताइए सोडियम की संयोजकता क्या है, 1 है या 2 है या फिर 11 या 8 है। आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसका राइट आंसर है ए, 1 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, और पहले एक 2 और एक 8, 8 2 10 खत्म हो गया, क्योंकि पहले वैलेंस शेल में 2 खत्म हो जाता है, 8 खत्म हो जाता है, और बचा कितना, 1, क्योंकि 8 2 10 और 1 बच गया, तो इसलिए हम लोग इसका संयोजकता 1 लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वीडियो काफी लंबी बन रही है, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी शॉर्टकट में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। आप लोग बताइए चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो दोस्तों इसका इजी आंसर है, इसका राइट आंसर आपका होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। हम लोग इसको कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कभी कभी आपको दे देगा CaCO3। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। इसी को हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, इसी को खड़िया भी कहते हैं, इसी को संगमरमर भी कहते हैं। खड़िया जो है आपका एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी भाषा में है, और चूना पत्थर जो आपका भारतीय भवन बुक में है। ठीक है, और संगमरमर तो दोनों जगह है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका C12H22O11। आप लोग याद रखना C12H22O11। तो चीनी का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
19 कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? आप लोग बताइए, काफी एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है कि एक्सेप्शन में, क्योंकि ऐसे भी हम लोग जानते हैं अधातु जो है वो सुचालक नहीं होता है, लेकिन एक है जो सुचालक होता है। कौन है वो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, ग्रेफाइट। तो वो अधातु जो है यानी कि ग्रेफाइट अधातु जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। उससे जो है धारा प्रवाहित होती है, विद्युत प्रवाहित होती है। अगर आप लोग रूल यानी कि पेंसिल को जब लेंगे तो पेंसिल में अगर दोस्तों आप लोग करंट लगेंगे तो आप लोगों को करंट लगेगा दूसरी तरफ उसकी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जब NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनाता है? आप लोग बताइए, जब NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, NaZnO2। NaZnO2। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग सिंपल इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसके सतह पर एक गैस चिपक जाता है, वह गैस कौन सा हो सकता है? दोस्तों आप लोग बताइए, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जो है जल पर तैरने लगता है, स्विम करने लगता है। अब बताइए, क्योंकि उसके सतह पर एक गैस चिपक जाता है, अब वो गैस कौन सा है? वो गैस आखिर क्या है? कौन सा गैस के कारण लोग तैरता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जो है जल पर तैरने लगते हैं, उसके सतह पर किसका, कौन गैस का? हाइड्रोजन गैस का जो है ले यानी कि चिपक जाता है, ले, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? आप लोग बताइए, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक निम्न में से कौन है? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बॉन्ड COOH। तो कार्बोनिल ग्रुप जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? कार्बोनिल ग्रुप। इसका प्रतिकारक कौन है? बॉन्ड COOH, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कीटोन का है और ये पे दोस्तों एल्डिहाइड का है और ये जो है आपका एस्टर, ये शायद दूसरा किसी और का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँ, लेकिन यहाँ पर आपको पूछ रहा है कार्बोनिल ग्रुप का, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, बॉन्ड COOH। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एथीन का सूत्र है दोस्तों, देखिए एथीन, इथाइन, उसके बाद एथेन, ये तीनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही। अब यहाँ पर आपको सिंपली एथीन का पूछ रहा है। एथीन मतलब कार्बन 2 होना चाहिए, तो ये दोनों तो आपका गया, ठीक है। एथीन, मीथेन अगर रहता तो कार्बन 1 होना चाहिए और एथीन है तो मात्र 2 कार्बन रहना चाहिए। अब एथीन का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है? एथीन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, एथीन है। इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? CnH2n। इसका सिंपली फॉर्मूला आता है, अगर ये एक गुणी है तो इसका 2 गुणी होगा, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 होगा। अब यहाँ पर क्योंकि एथीन है, एथीन में 2 कार्बन रहेगा तो यहाँ पर तो 2 होगा ही, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है या 4 है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों आपको तीनों फॉर्मूला आना चाहिए, इथीन, इथाइन और दोस्तों क्या, जैसे सिंपली फॉर्मूला हम लोग ऐसे याद रखते हैं, CnH2n+2। ये हो गया आपका किसका? ये हो गया दोस्तों आपको फॉर्मूला हो गया मीथेन का, जिसको हम लोग अल्केन भी बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर अल्कीन आ जाए तो ये +2 को हटा देंगे, वहां पर हो जाएगा आपका अल्कीन, ठीक है, वो हो जाएगा अल्कोन। और वहीं पे दोस्तों अल्काइन आ जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? -2। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। और ये दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, कोई ना कोई क्वेश्चन। देखिए आ गया यहाँ पर, सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं। तो दोस्तों सामान्य सूत्र CnH2n जो होता है उन तरह के यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग को मैं अभी बताया, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, एल्कीन। और वहीं पे अगर यहाँ पर +2 आ जाता CnH2n+2 तो एल्केन, और वहीं पे दोस्तों -2 आ जाता CnH2n-2 तो हो जाता अल्काइन, जो कि मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CnH2n का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्कीन। इस तरह के यौगिक को हम लोग अल्कीन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, जो मैं आपको क्वेश्चन बताया काफी इंपोर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछता है बिहार बोर्ड में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपका B2, क्योंकि हम लोग जानते हैं हीलियम परमाणु का बाहरी, यानी कि हम लोग जानते हैं हीलियम परमाणु की संख्या कितना होता है? हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, ठीक है। तो 2 होता ही है, और हम लोग जानते हैं पहला जो वैलेंस शेल होता है उसमें 2 ही अटता है, उसके बाद 8 अटता है, ठीक है। तो पहला में 2 है और परमाणु संख्या भी 2 है, तो इसका राइट आंसर भी 2 ही होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपका, परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर किस प्रकार बदलती है? आपको सिंपली कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में जब हम लोग बाईं से यानी कि लेफ्ट से दाईं और राइट यानी राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो उस समय किस प्रकार बदलती है, यानी कि उसका त्रिज्या जो है घटती है या बढ़ती है बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका घट जाती है। तो जब भी हम लोग यानी कि जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो उस समय आपका त्रिज्या, परमाणु की जो त्रिज्या है वो घटती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन पी होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य में विरिक एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपको कह रहा है कि मनुष्य में यानी कि मानव में जो विरिक होता है और तंत्र, विरिक एक तंत्र का भाग है, ठीक है। तो आपको सिंपली पूछ रहा है वो किससे संबंधित है? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, उत्सर्जन। तो दोस्तों मनुष्य में जो किडनी होता है, ठीक है, किडनी वो तंत्र होता है, किडनी उसको हम लोग तंत्र बोलते हैं। वो तंत्र किससे संबंधित होता है दोस्तों? उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब क्या? जो मतलब कि गंदी चीज को, सड़ी गली चीज को, वो सब चीज को अलग कर दे, उसी को हम लोग उत्सर्जन एक प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। वो प्रक्रिया कौन करता है?
वो करता है आपका किडनी यानी कि वृक्क। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आप लोग को पूछ रहा है पादप में जो जाइलम है उसका क्या काम है दोस्तों, जाइलम का क्या काम है पादप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका जल का वहन। तो पादप में जो जाइलम है वो जल का वहन करती है, यानी कि जल को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। आपको यहां पर कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका विसरण द्वारा। तो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण के द्वारा। ठीक है, काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अंडाणु निषेचित होता है। आप लोग बताइए दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को कराया था, अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं और इसके बाद भी बहुत सारे वीडियो करेंगे जब तक आपका 17 फरवरी यानी कि जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, इसलिए आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों सभी वीडियो को एक तरफ से देखना है। मैं आपको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डिटेल करके बताऊंगा। अगर आप लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपका 40 में 40 ऑब्जेक्टिव यहीं से फंसेगा। इसलिए अगर आप लोगों की तैयारी है तो ठीक है, रिवीजन कर लीजिए। अगर नहीं है तो दोस्तों मेरे सभी वीडियो को देखिए, जो भी वीडियो यानी कि सोशल साइंस, साइंस, मैथ, उसके बाद दोस्तों हिंदी का भी साथ ही साथ मैं डालूंगा। इसलिए आप लोग सभी वीडियो को देखिए। मैं 100% आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका सभी ऑब्जेक्टिव यहीं से फंसने वाले हैं। और बाद में दोस्तों अगर टाइम मिला तो मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन कराया भी था कि अंडाणु निषेचित होता है किससे होता है, योनि से होता है, गर्भाशय से होता है, किससे होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी अंडाशय से। तो अंडाणु निषेचित होता है अंडाशय से। ठीक है, अंडाणु अंडाशय, अंडाणु अंडाशय। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। आप लोग बताइए, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तने द्वारा, बीज द्वारा, फूलों द्वारा, पत्ती द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका फूलों द्वारा। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको लगभग बार बिहार बोर्ड में पूछा है कि वो किताब का नाम यानी कि जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, इस किताब का नाम है ये। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कभी कभी आपको ये हिंदी में भी दे देगा, इसे आपको याद रखना, द ओरिजिन या फिर दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसके द्वारा लिखी गई है। काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपका चार्ल्स डार्विन। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया दोस्तों आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है। कौन पदार्थ है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते जो है वो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है, यानी कि होने वाला पदार्थ है सूखे घास पत्ते। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ओजोन की एक अणु में परमाणु की संख्या होती है। दोस्तों वीडियो लंबी बन रही है बट आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको कब कौन सा बात बता दूं। ठीक है, ये मैं भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि कभी कभी होता है एक क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन में करा देता हूं और ऐसे कराना भी चाहिए। ठीक है, जिसको नहीं आएगा वो आपको रटा देगा, सिर्फ क्या करेगा ऐसे बोलेगा ओजोन की एक अणु में परमाणु की संख्या है। इसका ऑप्शन है A1, B2, C3, D4, इस तरह करके डायरेक्ट आंसर बता देगा क्योंकि उसको आता ही नहीं है। आपको दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी बन जाए। ठीक है, बट दोस्तों मैं स्क्रिप्ट करके नहीं आता हूं, वीडियो थोड़ा लंबी बने या फिर छोटी बने या फिर बड़ी बने, बट मुझे रहता है दोस्तों आपको समझाना। अब जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 3। तो ओजोन की एक अणु में परमाणु की संख्या होती है 3। ऐसे भी हम लोग जानते हैं O3 लिखते हैं इसको। ठीक है, ओजोन को हम लोग O3 लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना है परमाणु की संख्या दोस्तों, हो यहाँ पर 3। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम लोग एक चैप्टर में पढ़े भी हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग करता है, जिसको हम लोग कभी कभी R3 भी बोलते हैं। ठीक है, R3 या फिर 3R कोई लिख देता है, लेकिन R3 राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि पर्यावरण बचाने के लिए हम लोग 3 प्रकार के आर का उपयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है आप लोग बताइए, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब है रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। आप लोग को ये इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश आने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, देखिए आर से रिड्यूस होता है, आर से रीयूज होता है, आर से रिसाइकिल होता है। अब हिंदी में दोस्तों आप लोग को समझ ही जाइएगा। ठीक है, और ऑप्शन वैसे भी इंग्लिश और हिंदी सेम रहता है। जैसे कि अगर आपका इंग्लिश में ऑप्शन रहेगा रिड्यूस तो हिंदी में दोस्तों कम उपयोगी रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोग इंग्लिश में ये याद रखिए। तो 35 का आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, तो आपका रिड्यूस भी होता है, रिसाइकिल भी होता है, रीयूज भी होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन किस तरह से दे देगा कि R3 मतलब क्या होगा, आप लोग बताइए। तो R3 मतलब दोस्तों यही होगा रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, यानी कि कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। राइट आंसर आपका इनमें से सभी डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों, चिपको जो आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पेड़ों की कटाई को रोकना। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था पेड़ों की कटाई को रोकना।
तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? उसका था पेड़ों की कटाई को रोकना, यही उद्देश्य था चिपको आंदोलन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग। आपको यहाँ पर कह रहा है कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग कितना है दोस्तों? तो 37 का राइट आंसर होगा आपका 90 mmHg। 90 mmHg मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? दोस्तों आपको कह रहा है पौधे में, देखिए यहाँ पर श्वसन नहीं है, यहाँ पर क्या है? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। ये किस भाग में होता है? पौधे के कौन से भाग में होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों सी, पत्ता में होता है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो पत्ता में होता है, पौधे के पत्ते भाग में, यानी कि पौधे के पत्ते में होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपका, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या होती है? आपको सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा तीन चीज देता है। कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जल देता है और ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या है? सिंपली ये रिएक्शन क्या है? पाइरुवेट के विखंडन जब होता है उस समय वो CO2 देता है, H2O देता है और एनर्जी देता है। इस तरह से भी दे सकता है आपको शॉर्ट फॉर्म में, CO2 दे देगा, H2O दे देगा, ठीक है, जल की जगह H2O दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह CO2 दे देगा और ऊर्जा दे देगा। अब आपको पूछेगा ये क्रिया क्या है, यानी कि ये क्रिया किसमें होती है, सिंपली आपको पूछ रहा है, ठीक है। ये क्रिया किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, टैनिन मुख्यतः कहां जमा होता है? दोस्तों आप लोग बताइए टैनिन जो है वो कहां पर जमा होता है? वृक्ष के छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में या फिर जड़ों में? तो दोस्तों 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष के छाल में। तो टैनिन जो है वो मुख्यतः वृक्ष के छाल में जमा होता है। तो दोस्तों आज के लिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया था 40 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा दोस्तों। इसी तरह का क्वेश्चन मैं इस चैनल पे कराता हूं, बस आपको क्या करना है, वीडियो को दोस्तों शेयर करना अपने दोस्तों को, ताकि जो भी आपके दोस्त नहीं पढ़ पाए उसकी भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से तैयारी हो जाएगी दोस्तों आपको भी, और आप लोगों के बीच कंपटीशन भी बनेगा, क्योंकि आप लोग वीडियो शेयर करेंगे वो याद करेगा दोस्तों, तो आपको भी याद करने का मन करेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आए तो आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है तनु क्लासेस सर्च करके दोस्तों आपको सभी वीडियो को देखना है, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाती तब तक आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी मैट्रिक का, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ 35 मार्क्स 40 मार्क्स आपका रखा हुआ है। 35 ये 12 वाले का होता है, इसलिए मैं पहले 12 वाले का भी तैयारी करा रहा था इसी चैनल पे, अब मैं आपको मैट्रिक वाले का तैयारी करा रहा हूँ। 40 मार्क्स दोस्तों आपको रखा हुआ है। बस आपको क्या करना है, जितना वीडियो मैं अपलोड करता हूँ 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, आपको सभी वीडियो को देखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और बस पढ़ते रहिए।